लड़के लड़की की शादी की उम्र हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई में अलग अलग क्यों होनी चाहिए? गुजारा भत्ता हिंदू बहन बेटी और मुस्लिम बहन बेटी का अलग अलग क्यों होना चाहिए? ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग अलग क्यों होना चाहिए? एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप, गोद लेने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार अलग अलग क्यों होना चाहिए? ये बात मैं आपको आधे घंटे के डिस्कशन में नहीं बता सकता। आई हैव डिटेल्ड रीजंस फॉर दिस। मैं आपको सारी चीजों पे सेटिस्फाई कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए। लॉ कमीशन का टेन्योर खत्म हो रहा था। लॉ कमीशन ने कहा था कि 5 मुद्दों पे आगे डिस्कशन की जरूरत है, इस पे बातचीत करने की जरूरत है, और वही 5 पहले ने पीआईएल फाइल किया था। और वैसे भी 125 बार संविधान बदल गया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल गया, और सुप्रीम कोर्ट की आत्मा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आज तक लागू नहीं हुआ। 70 साल के बाद नहीं लागू होगा क्या? 700 साल के बाद लागू होगा? आखिर वो टाइम क्या ये सुप्रीम कोर्ट का काम है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का काम है? आप लॉ कमीशन में जाइए, चिट्ठी दीजिए, आपको बता रहा हूं दीजिए। लॉ कमीशन को मैं ये समझता हूं कि मोटी बात तो उन्होंने कह दिया कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर डिजायरेबल नॉट वर्केबल, ये बात कह दिया। लेकिन ये जो 5-7 हेड्स में बताया कि इस पे यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है, लाई जा सकती है, क्यों नहीं बताया उन्होंने लिख के कि ये कानून है? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हो सकता है ये, लेकिन उनको कुछ ना कुछ लिख के देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उन्होंने ये कह के अपनी बात खत्म कर दी। मॉडर्न खच्चर से चलने वाले आज की डेट में एसी ट्रेन में चल रहे हैं, बाकायदा प्लेन से चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए। मेरे पास इस पे ऐसा जवाब है कि फिर आपको ये प्रोग्राम बंद कर देना। नहीं, देखिए कर रहे हैं और बात कर रहा हूं, बदतमीजी है, और मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को ले रहा हूँ। मेरे पास और ज्यादा जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट नहीं आ रहा है विप्लव जी, तभी तक समस्या है, तभी तक इसका विरोध है। जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट आएगा, सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी आगे बढ़ के उसका स्वागत करेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो मुस्लिम बहन बेटियों को होने वाला है। ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, ये कंप्लीटली गलत बात है, और ये अगर रिलाई अपॉन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे ये बात कहने के लिए, तो इन्होंने गोवन सिविल कोड को खोल के नहीं देखा है। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, वो सारा का सारा इशू बेसिकली इन द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने जब अश्वनी जी की पिटीशन को जो पहले दिन सुना था, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि साहब हम कैसे कर देंगे, तो हमारा क्षेत्राधिकार है ही नहीं। अभी एक कंसल्टेशन पेपर मांगा गया सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर कंसल्टेशन पेपर दिया, लॉ कमीशन ने दिया, और उन्होंने क्या कह दिया कि इट इज नीदर डिजायरेबल नॉट वर्केबल। तो अगर लॉ कमीशन जो एक्सपर्ट बॉडी है वो इस बात को कह रही है, और कैसे कह रही है? वो इस बुनियाद पे कह रही है कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को एग्जामिन कर लिया, लीगल इशू इसको बनाया गया है जबरदस्ती। और मैं वही जवाबदेही के साथ कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फोरम को मिसयूज किया गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी भी उसका बहुत जबरदस्त तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। अगर सिर्फ लीगल इश्यू होता तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक डिसाइड करके खत्म कर दिया होता। 85 से लेके आज तक बार बार ये जजमेंट पास करने की जरूरत क्यों पड़ती? नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड को लेकर एक बार दोबारा से बहस शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ये कहा था कि केंद्र सरकार और लॉ कमीशन को ये डायरेक्ट किया जाए कि वो कॉमन सिविल कोड को लेकर जो कानून बनना है उस पर आगे बढ़े, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई या हुई, नोटिस जारी हुए और ये मामला थोड़ा सा खिंच गया। इस बीच अश्विनी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी है और कहा कि कई राज्य, कई हाई कोर्ट इसको सुने, उससे बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे। तो कॉमन सिविल कोड को लेकर जो याचिका अश्विनी उपाध्याय जी की द्वारा डाली गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट अब विचार करेगा। अश्विनी जी हमारे साथ आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, 100 से ज्यादा PIL दाखिल कर चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ MR शमशाद साहब जुड़ गए हैं, कानून के बड़े जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने अयोध्या के बड़े मसले पर
उनको वकालत करते देखा है सुप्रीम कोर्ट में। तो शमशाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अश्विनी जी, मैं सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगा। बहु विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत, गोद लेना, आपने तो सब समस्या की जड़ ही समान नागरिक संहिता को बता दिया है। इसके पीछे का बड़ा तर्क? देखिए विप्लव जी, आज आपने बहुत अच्छी चर्चा रखी है, हमारे साथी शमशाद भाई भी यहाँ पे हैं जी। अच्छी डिबेट होगी ऐसा मुझे पूरा भरोसा है जी। देखिए हमारे जब संविधान सभा में 300 लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, मुखर्जी साहब, नेहरू जी, रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, ऐसे 300 लोग थे मिलके, और लंबी चर्चा के बाद दिन भर चर्चा होती थी, फिर सब कमेटीज बनी, सब कमेटीज के बाद सबकी रिपोर्ट आई, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। एक दिन में नहीं बना, या एक घंटे में नहीं बना, या एक साल में नहीं बना, कई महीने लगे इसको बनाने में। उसको बनाने के बाद फिर ये कहा गया क्या कि भाई सब लोगों को अपना रीति रिवाज पालन करने का अधिकार, लेकिन जो सिविल राइट का इश्यू होगा, जो ह्यूमन राइट का इश्यू होगा, वो सबके लिए समान होगा। अब मैं आपको इसका डिफरेंशिएट बता देता हूं। जैसा आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि आपको अपना अपना धर्म, अपने रीति रिवाज को मानने का अधिकार है, लेकिन रीति और कुरीति में अंतर होता है, प्रथा और कुप्रथा में अंतर होता है। तो हमारा जो संविधान आर्टिकल 25 की शुरुआत होती है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़े, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। इसका मतलब आपकी कोई रीति ऐसी है जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा हो, इमोरल है, हेल्थ के खिलाफ है, वो उसका प्रोटेक्शन संविधान नहीं देता। आपकी कोई प्रथा ऐसी है जो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ, हेल्थ के खिलाफ, इमोरल है, संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। कहने का मतलब संविधान प्रथा का संरक्षण करता है, कुप्रथा का नहीं। संविधान रीतियों का संरक्षण करता है, कुरीतियों का नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है। जैसा पूरी लंबी चर्चा के बाद आर्टिकल 44 आया, आर्टिकल 44 का विरोध इसलिए हो रहा है कि आर्टिकल 44 का ड्राफ्ट नहीं बना। सच्चाई ये है विप्लव भाई, जो लोग आर्टिकल 44 का समर्थन करते हैं समान नागरिक संहिता का, उनको भी समान नागरिक संहिता क्या है बिल्कुल नहीं पता। उसमें से 90% लोगों को नहीं पता कि समान नागरिक संहिता क्यों होगी क्या। वो इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, तो जो बीजेपी के समर्थक है वो कहते हैं समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, लेकिन क्या होगा समान नागरिक संहिता उनको नहीं पता। ऐसे ही जो बीजेपी विरोधी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, वामपंथी हैं, जो भी लोग हैं, वो समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं और उनके समर्थक भी विरोध करते हैं। किसी से पूछो समान नागरिक संहिता में अच्छा आएगा क्या हो जाएगा, नहीं पता। तो कहने का मतलब समान नागरिक संहिता एक राजनीतिक खिलौना बन गया है। जो बीजेपी के प्रो है वो कह रहे हैं होना चाहिए, जो बीजेपी के अपोजिट है वो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। अश्विनी जी, अश्विनी जी बहुत संक्षेप में, 1985, 1995 शाहबानो केस, सल्ला मुदगल, 2017 में सायरा बानो केस, 2019 में जोस पाउल केस, सुप्रीम कोर्ट कई बार न्यूमरस बात ये कह चुका है कि आपको समान नागरिक संहिता पर काम करना चाहिए, लेकिन सरकारें क्यों नहीं करती? बहुत संक्षिप्त में, क्यों नहीं सरकारें कर पाई? चलिए मान के चलिए बीजेपी का एजेंडा था तो वाजपेयी सरकार रही, इसके बाद मोदी की 6 साल सरकार रही, क्यों नहीं कर पाए? देखिए क्यों नहीं कर पाई, ये तो सरकार, जो सरकार के प्रवक्ता उनसे आप पूछिए। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के वकील के नाते आपके सामने बैठा हूं। मैं आपको केवल इतना बताना चाहूंगा, समान नागरिक संहिता को अगर आप यूके के यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखें या पढ़ें, अमेरिका के यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखें, फ्रांस के यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखें, जापान में है, चाइना में है, अगर इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा यार ये तो होना बहुत जरूरी है, फिर तो सब कहेंगे होना जरूरी है। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ भाई, शादी की, विवाह की उम्र सबकी बराबर होना चाहिए, लड़के लड़की, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो, पारसी की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, या हिंदू का बेटा हो या मुस्लिम का बेटा हो। विवाह की उम्र, चूंकि विवाह की उम्र का किसी धर्म से, संप्रदाय से, मजहब से कोई लेना देना नहीं, ये टोटली राइट टू हेल्थ का मामला है। WHO कहता है कि 20 साल के पहले प्रेगनेंसी आज की डेट में ठीक हम नहीं है। शुरुआत में अश्विनी जी, हम शुरुआत में ये बात ले चुके हैं, जो बात आपने खुद पिटीशन में कही है कि बहु विवाह की उम्र, तलाक, उत्तराधिकार सब में कवर होता है। मैं शमशाद साहब को एक सेकंड ले लेता हूँ जी, मैं शमशाद साहब को 2 मिनट ले लेता हूँ जी। जी बोलिए। अच्छा बोलिए अश्विनी जी, 2 मिनट और ले लीजिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं
कि जैसे विवाह के बारे में WHO कहता है 20 साल के पहले प्रेगनेंसी ठीक नहीं है, फिजिशियन डॉक्टर कहते हैं कि इस समय 20 साल पहले प्रेगनेंसी ठीक नहीं है, साइकेट्री कहते हैं मेंटल मैच्योरिटी नहीं आती 20 साल के पहले। अगर आप आधुनिक जमाने के हिसाब से देखें तो 20 साल के पहले लड़का या लड़की इंडिपेंडेंट नहीं होता, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो टोटली माँ बाप पे डिपेंड करता है। तो शादी की उम्र 18 और 21 और कहीं पे 18 भी नहीं, ये गलत है। क्योंकि शादी की उम्र का टोटली जो मैटर करता है, ये राइट टू हेल्थ का मामला है, ये सिविल राइट का मामला है, ह्यूमन राइट का मामला है, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब चलो शादी हो गई, शादी के बाद बाई द वे शादी टूटती है, किसी भी तरीके से टूटती है, तो जो डिवोर्स के ग्राउंड है वो सबके लिए अलग अलग क्यों? अरे भैया इसी देश में सब पले बढ़े, एक जैसा सब लोग खाना खाते हैं, एक जैसी भाषा सब लोग बोलते हैं, उनके लिए आप तलाक का नियम हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, पारसी के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग। अब एक बार दो जी, अब भाई में तलाक भी हो गया, अब तलाक हो गया तो गुजारा भत्ता टोटल राइट टू लाइफ का मामला है, उसको गुजर बसर करने के लिए गुजारा भत्ता चाहिए। अब गुजारा भत्ता भी हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, पारसी के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग। इसी तरीके से गोद लेने का मामला भी धर्म के आधार पे अलग अलग, प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेंस का मामला, सक्सेशन का मामला, वो भी सबके लिए अलग अलग। तो मुझे लगता है ये हम एक तरीके से संविधान का अपमान कर रहे हैं, संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहे हैं, संविधान सभा में जो चर्चा हुई हम उसको एक तरीके से बहुत दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको लागू करना बहुत MR शमशाद साहब, निश्चित रूप से आपने अश्विनी जी की एक लंबी बहस सुन ली है, करीब करीब आधा अदालती काम इन्होंने कर दिया है। 1985 से लेकर 2019 तक सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है। समस्या कहां आ रही है? समान नागरिक संहिता एक विषय संविधान के मानने वालों के लिए है या उसमें धार्मिक अड़चन आ ही रही है? शमशाद साहब देखिए, मैं इसको 5-7 मिनट लूंगा जैसे मेरे दोस्त ने लिया। देखिए, ये मसला जो है ये एक लीगल इशू नहीं है, एक्सक्लूसिवली लीगल इशू नहीं है। एक बात को पहले अश्वनी जी को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, जो मैं समझता हूं ये लीगल इशू नहीं है। ये सबसे पहले एक सोशल इशू है, उसके बाद पॉलिटिकल इशू है और थर्ड राउंड पे लीगल इशू है। हो क्या रहा है हमारे मुल्क में कि हम सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं, लीगल से। लीगल इशू इसको बनाया गया है जबरदस्ती, और मैं बड़ी जवाबदेही के साथ कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फोरम को मिसयूज किया गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी भी उसका बहुत जबरदस्त तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, और उसके लिए मेरे पास दलीलें हैं, मैं आपको बताऊंगा प्लीज। ये अगर सिर्फ लीगल इश्यू होता तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक डिसाइड करके खत्म कर दिया होता। 85 से लेके आज तक बार बार ये जजमेंट पास करने की जरूरत क्यों पड़ती? नंबर 1। नंबर 2, 85 से लेके आज तक जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स पास किए हैं, ऑब्जर्वेशंस किए हैं, मेरी राय में दूसरे इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि साहब हम जो है इस मामले में, ये लेजिस्लेचर का काम है, हम नहीं करेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामले में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हैं इन इट्स ओन विजडम। आई डोंट वांट टू चैलेंज इट, बट आई मस्ट से कि वो मुनासिब बात नहीं है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, ये लीगल इशू जब बनेगा, यानी लीगल इशू ये नंबर 2 का तब बन जाएगा जब पार्लियामेंट से कुछ लेजिस्लेट होके सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा, जैसे वो कश्मीर का इशू आ गया, जैसे और भी इश्यूज आ जाते हैं। अब हो क्या रहा है कि ये पॉलिटिकल क्लास को सूट करता है। अब वो क्या करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा तो बातें करनी है तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत क्लैरिटी के साथ मैं कह देना चाह रहा हूं, आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है वो सारा का सारा इशू बेसिकली इन द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने जब अश्वनी जी की पिटीशन को जो पहले दिन सुना था, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि साहब हम कैसे कर देंगे, तो हमारा क्षेत्राधिकार है ही नहीं। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने somehow for whatever reason they should notice, we respect that, उसमें हमें नहीं जाना। अब ये बताइए कि अगर ये सिर्फ लीगल इश्यू होता, लीगल इश्यूज हमने पास्ट में रिजॉल्व किए हैं, बहुत सारे कॉमन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एडॉप्शन वगैरह, इनहेरिटेंस वगैरह पे भी आऊंगा। ये एक वैसा इश्यू है जिसमें अश्वनी जी एक स्टैंड ले रहे हैं और मैं आपको दूसरा पक्ष बता रहा हूं, तो इसलिए वो कॉन्टेंकरस इश्यू है। लेकिन आपको हम दूसरा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डाउरी का जो इश्यू है वो इंडिया स्पेसिफिक स्पेशल प्रॉब्लम है।
डाउरी का लॉ तो सब पे लागू होता है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू पे लागू नहीं होता, मुसलमान पे लागू नहीं होता, ट्राइबल्स पे लागू नहीं होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए। डाउरी पे हमने कितने लॉ बनाए हैं? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, आईपीसी में अमेंडमेंट कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना दिया, सीआरपीसी में मेंटेनेंस डाल दिया, लोकल अमेंडमेंट्स कर दिए स्टेट्स ने, बहुत सारे लोकल लॉज बना दिए। उसके बावजूद कस्टमरी प्रैक्टिस और कस्टम्स ट्रेडिशंस कॉन्ट्रेरी टू दोज लॉज आज प्रिवेल कर रहे हैं। ये कितना बड़ा इश्यू है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अहमदाबाद में एक मुस्लिम लड़की ने वो सुसाइड किया। सुसाइड करने के बाद वो बहुत चला मीडिया पे, और बहुत जरूरी था चलना, और वो एक बहुत बड़ा सोशल इशू है, आवाज उठानी चाहिए। कम्युनिटी लीडर्स ने उस पर पूरा एक कैंपेन चला रखा है। जिस सोसाइटी में मैं बैठा हूं आज, उस सोसाइटी में एक नॉन मुस्लिम लड़की जो चार्टर अकाउंटेंट है, और उसका हस्बैंड जो है वो IRS है, और वो लड़की जहर खा के मर जाती है। और उस पे एलिगेशन है हस्बैंड पे कि 6 महीने पहले शादी हुई थी, और उस पे उसके हस्बैंड ने और पेरेंट्स इन लॉ ने उसको हैरेस किया, और ये सब चल रहा है मामला। क्या हुआ उस पर? मेरी सोसाइटी में कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैंने जब ग्रुप पे लिखा कि साहब ये बहुत सीरियस इशू है, लेट्स टॉक, देन उसके बाद लोगों ने एडमिट किया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, अदरवाइज हम बात नहीं करते हैं। लेकिन जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और वगैरह वगैरह की जो अभी लीगल इशू नहीं है, डाउरी वाला लीगल इशू है, ठीक है, तो वहां पे नहीं होता। अब आपको मैं दूसरा पक्ष बताऊं जो ये बात कह रहे थे। देखिए बेसिकली जो अभी सारी पिटिशंस गई हैं कोर्ट में, अश्वनी जी तो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने 100 के आसपास पिटिशन, और इनको बहुत बार फटकार भी लगी कि साहब ये सब मत करिए आप, हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन बाद में ये कह देते हैं कोर्ट को कि साहब कुछ ऑब्जर्वेशन कर दीजिए, सो दैट मैं बाद में जाके इसको गवर्नमेंट को बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन किया है, जिसको जस्टिस चंद्रचूड़ ने कम से कम 1-2 पिटिशन में मना किया इनको कि ये हमारा काम नहीं है। लेकिन ये इनका तरीका है लड़ने का, मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। अब सारी चीजें जो हो रही हैं वो जेंडर जस्टिस के नाम पे हो रही है, ठीक है ना। अब जेंडर जस्टिस का क्या कॉन्सेप्ट है? जेंडर जस्टिस का ये कॉन्सेप्ट है कि साहब आप हर चीज को यूनिफॉर्म बना दें। वो बाय नेचर जो इंसान है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। आप में मेरे और मेरे भाई में फर्क होता है। यहां पर जो हमारी कंट्री है उसमें हमको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अलग अलग रीजन्स के लिए लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, आपके पास असम में अलग है, महाराष्ट्र के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अलग सेक्शन है। मैं बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है। लेकिन वो आर्टिकल 44 का फिर क्या कंसेप्ट है, वो थोड़ा सा आप मैं बता रहा हूँ आप पे। देखिए आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक स्टेज पे उसको एंडेवर किया जाएगा, वो हो सकता है आने वाले वक्त में, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। इसी वजह से मैंने कहा कि ये एक सोशल इशू है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये समझ में आ रही थी बात कि जो बात 1947 में पॉसिबल नहीं है वो एक स्टेज पे हो सकता है कि पॉसिबल हो, और उसके लिए सोसाइटी एट लार्ज को अवेयर करना पड़ेगा, सोसाइटी एट लार्ज को मिक्स करना पड़ेगा, डाइवर्सिटी को कम करनी पड़ेगी, एजुकेशन का लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, न्यूट्रिशन का लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, सोशल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ानी पड़ेगी। आज क्या अश्वनी जी हमें ये कह देंगे कि साहब हम उस लेवल तक पहुंच गए हैं? वो तो वो तो लगातार इस बात कह रहे हैं, वो तो 2015 से इसलिए अब मैं दूसरा पक्ष बता रहा हूं। मैं इनसे जवाब तो ले लूं, जवाब तो ले लूं कि 2015 से कह रहे हैं कि हम तो अदालतों के सामने खड़े। जितनी सारी बातें इन्होंने कही है मैं उस पे सवाल तो खड़े कर दूं, जितनी बातें इन्होंने कही है। जी। अब बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में चले जाए, आप भूल जाइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्सनल लॉ से रिलेटेड ये बातें कर रहे हैं। ये क्यों नहीं कहते कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो कि जिसका पर्सनल लॉ से कोई लेना देना नहीं है वो असम में लागू नहीं होता, जो एक जनरल लॉ है, जो एक जिसका पर्सनल लॉ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ठीक है, ये हो गया, वो लागू नहीं होता, उस पर तो कोई एफर्ट नहीं किया इन्होंने कि भाई वहां क्यों नहीं, हमारा एक हिंदुस्तान है, हम यूनिफॉर्म लोग हैं, वहां होना चाहिए। दूसरी बात, आप ये बताइए, ये खुद बता दें मुझे कि 1955 के बाद से हिंदू मैरिज एक्ट है विद इन वन रिलीजन, क्योंकि सेक्शन 29 कहता है कि कस्टम एंड कल्चर अप्लाई होगा। अगर कस्टम एंड
कल्चर अप्लाई होगा हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों पर, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो उस पे कस्टडी अप्लाई नहीं होगा, गार्जियनशिप अप्लाई नहीं होगा, वो उस पे मैरिज का तरीका अप्लाई नहीं होगा। साहब बड़ी महत्वपूर्ण, वो कह रहे हैं साफ तौर पर जो काम सुप्रीम कोर्ट ने 1985 से लेकर 2019 तक अपनी मंशा जताई, वो मंशा तो केंद्र सरकार से, संसद से जताई ना। उन्होंने तो नहीं कहा कि एक अश्विनी उपाध्याय जी पिटीशन लेके आए और हम डिसाइड कर दें। तो उनका निश्चित रूप से ये कहना है कि ये संसद का काम था, कंसेंसस का काम था। विप्लव जी मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं क्लियर करता हूं। प्लीज। पहली बात तो संविधान का आर्टिकल 37 उठा के पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। इसका मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की फंडामेंटल राइट है। दूसरा बात, आर्टिकल 44 अब आर्टिकल 44 हो गया। इनफैक्ट संविधान जब ड्राफ्टिंग के पहले ये आर्टिकल 35 था और ये फंडामेंटल राइट में शामिल था। मैं आपके दर्शकों को एक नई बात और बताना चाहूंगा कि ये आर्टिकल 35 होता था, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, लेकिन रीनंबरिंग के टाइम में चूंकि पार्लियामेंट पास का टाइम नहीं था, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने की स्कीम नहीं थे, उन्होंने कहा एक काम करो इसको 44 कर देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना देते हैं, आने वाली पार्लियामेंट इसको बना लेगी। अब मैं आता हूँ अगले विषय, पार्लियामेंट बनाए। चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है। जितने रिलीजन, जितने सेक्ट्स इंडिया में रहते हैं, लगभग इससे ज्यादा रिलीजन और सेक्ट्स चाइना में रहते हैं। चाइना का क्षेत्रफल भी हमसे 3 गुना है और चाइना में यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बढ़िया चल रहा है, आराम से चल रहा है। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, विद इन इंडिया गोवा में मुस्लिम बहुत बड़ी मात्रा में है, क्रिश्चियन बहुत बड़ी मात्रा में है, हिंदू भी है, लगभग 1/3 का है। बाकी जगह तो चलिए हिंदू ज्यादा है मुस्लिम कम है, गोवा में लगभग बराबर 25%, 30%, 40% ऐसे रेशियो है। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पुर्तगालियों के टाइम से चल रहा है, पुर्तगाली चले गए, ठीक है, भारत में आ गया। अश्विनी जी जस्टिस बोबड़े, अश्विनी जी जस्टिस बोबड़े उसकी तारीफ कर चुके हैं, शमशाद साहब ये तो मना ही नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो रूट पार्लियामेंट के थ्रू होना था, जो रूट कंसेंसस के थ्रू होना था, उसको आप सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कराना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कानूनी मसला है ही नहीं। जवाब ले रहा हूं। हाँ, इस पे हमारा कहना है जो विषय संविधान में नहीं होता हम उसको तो मान लेते हैं कि सोशल इश्यू है और पॉलिटिकल इश्यू है। जो विषय 2 बार स्पेसिफिकली संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 37 जहां कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल, आर्टिकल 44 जहां कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो गैर संवैधानिक नहीं है, लीगल इश्यू नहीं है। ये मुझे लगता है क्या बात कर रहे हैं, जब संविधान में लिखा हुआ है, स्पष्ट प्रावधान लिखा हुआ है, तो कैसे संवैधानिक मामला नहीं है। तीसरी बात, मैं विप्लव जी आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर मेरी 4 बेटियां हैं, चारों बच्चियों को आज की डेट में उनको ये आजादी है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते। आज की डेट में अगर वो जब तक शादी नहीं होती है, वो चारों हमारे घर में है, तो चारों के ह्यूमन राइट बराबर, चारों के फंडामेंटल राइट बराबर, चारों के सिविल राइट बराबर। लेकिन अगर उसमें से एक मुस्लिम से शादी करे, एक पारसी से शादी करे, एक ईसाई से शादी करे और एक हिंदू से शादी करे, जिस दिन उनकी शादी होगी उसी दिन उन चारों के सिविल राइट बदल जाएंगे, ह्यूमन राइट बदल जाएंगे। सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री में नहीं होता। याद रखिए, ये पर्सनल लॉ से चलने वाला देश नहीं है। ये वेद, पुराण, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान से चलने वाला देश नहीं है। ये संविधान से चलने वाला है, जिसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिज्म का मतलब यही होता है, सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है। अच्छा ठीक है, नहीं मैं अब दूसरी बात पे, अश्विनी जी आपको दूसरी बात की तरफ ले जा रहा हूं। ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि कृषि कानून केंद्र सरकार ये कह के लाई कि किसानों के हित के लिए ला रहे हैं, और किसान कह रहे हैं कि हमारा हित मत करो। किसान कह रहे हैं हमारा हित मत करो। तो एक जो बड़ी कम्युनिटी है, आप जिसे कह रहे हैं कि हिंदू में तो ये लागू है, ये फायदे उस बच्ची को मिल रहा है, मुसलमान में तो लागू नहीं है, या पारसी में तो लागू नहीं है, वो जब डिमांड ही नहीं कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती दिलाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? जहां तक कृषि कानून की बात कर रहे हैं, किसानों को बहुत आनंद है, किसानों को बहुत पसंद है। मुट्ठी भर बिचौलिया, मुट्ठी भर दलाल, मुट्ठी भर पार्टियों के नुमाइंदे हैं जो अपने आप को किसान बता के दलाली कर रहे हैं। जिस दिन यहाँ पे प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाएगा,
उस दिन पता चलेगा जो तथाकथित किसान बैठे हैं, कोई 1000 करोड़ का मालिक है, कोई 1500 करोड़ का मालिक है, चलिए कोई वो 2000 अलग करोड़ का बात है, मालिक वो अलग बात है अश्विनी जी। अब मैं इससे बताता हूँ जी। जब मैंने आपको कहा जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट नहीं आ रहा है विप्लव जी, तभी तक समस्या है, तभी तक इसका विरोध है। जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट आएगा, सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी आगे बढ़ के उसका स्वागत करेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो मुस्लिम बहन बेटियों को होने वाला है। हिंदू की बहन बेटियों को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में लगभग इक्वालिटी आ चुकी है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो शमशाद जी, ये तो निश्चित रूप से वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बेटियों को इसका ज्यादा फायदा मिलना है। फिर समस्या क्या है शमशाद साहब? देखिए जो पहले इन्होंने 2-3 बातें कही हैं, मैं उसको पहले क्लैरिफाई कर दूं। इन्होंने गोवा का एग्जांपल दिया, ठीक है। अपनी पिटीशन में इन्होंने ये लिखा है कि गोवा इज शाइनिंग एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ये उठाया इन्होंने यस, मैं कह रहा हूँ सर, मुझे आप इजाजत, ये उठाया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता के ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जाहिर है उन्होंने चीफ जस्टिस बोबडे साहब ने भी इस तरह के ऑब्जर्वेशन दिए। मैं इनको बता दूं कि गोवा सिविल कोड जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं। आपको मैं ये बता रहा हूँ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूँ, अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो उसमें 2500 आर्टिकल्स होंगे और 2500 आर्टिकल्स में 150 आर्टिकल तो सिर्फ इनहेरिटेंस सक्सेशन से रिलेटेड है, और उसमें ये कहते हैं कि इस पे ये लागू नहीं होगा, इस पे ये लागू नहीं होगा, इस सिचुएशन में ये नहीं होगा, इस सिचुएशन में ये नहीं होगा। दूसरी बात, इन्होंने एडॉप्शन की करी। फिर आ जाइए गोवा पे, एडॉप्शन वर्ड ही नहीं है वहां पे। वहां पे जो कस्टडी और गार्जियनशिप का इशू है उसके बारे में कोई 50, 60, 70 सेक्शंस हैं कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आइए पॉलीगेमी पे, coming back to Goa, he is saying shining example because Supreme Court is saying I disagree with the Supreme Court, so I say that he is wrong and the Supreme Court is not correct. एडॉप्शन जो पॉलीगेमी पे आई है उसमें पॉलीगेमी परमिटेड है गोवा में, और एक स्टेज के बाद तो औरत के कंसेंट की भी जरूरत नहीं है कि आप इतना एज हो जाएगा, बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, तो आप पॉलीगेमी कर सकते हैं सब पे। तो ये क्या बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसका ऑब्जर्वेशन दिया है? एग्जैक्टली, लॉ कमीशन कोई बढ़िया ड्राफ्ट बनाता है। He is building a narrative about Goa Civil Code, so I need to clarify this, and that's my purpose to be here. हमें आपको क्लैरिफाई करने देना पड़ेगा जी। बहुत बढ़िया। इनहेरिटेंस सक्सेशन, या आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, किसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो शाइनिंग एग्जांपल है, क्या 200 सेक्शन होगा एक टॉपिक पे, और क्या उसके जैसा वुमेन के खिलाफ उसमें जितने प्रोविजंस हैं वो आपको किसी रिलीजियस लॉ में भी नहीं मिलेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा कि साहब उसको रखो या खराब करो या उसमें लकुना है, मैं ये कह रहा हूं कि जो अश्वनी जी कह रहे हैं कि ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, ये कंप्लीटली गलत बात है। और ये अगर रिलाई अपॉन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे ये बात कहने के लिए, तो इन्होंने गोवन सिविल कोड को खोल के नहीं देखा है। कोई बात नहीं, व्हाट आई एम सेइंग। क्या लॉ कमीशन, मैं अब उस बात पे आ रहा हूं कि अगर कोई लॉ ऐसा ड्राफ्ट बनाता है, हम कह रहे हैं छोड़ भी दीजिए उस गोवा ड्राफ्ट को, गोवा के जो कॉमन सिविल, फिर भी क्या समस्या है? अब ये बताइए, यूनिफॉर्म लॉ कमीशन की बात आ जाइए। अब छोड़ दीजिए इस बात को कि अश्वनी जी क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं, ठीक है। लॉ कमीशन का ये काम है कि वक्तन फवक्तन जब भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़े या सुओ मोटो एक रिकमेंडेशन दे सकता है, एक ड्राफ्ट बना के दे सकता है, ठीक है। अभी एक कंसल्टेशन पेपर मांगा गया सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर कंसल्टेशन पेपर दिया, लॉ कमीशन ने दिया, और उन्होंने क्या कह दिया कि इट इज नीदर डिजायरेबल नॉट वर्केबल। तो अगर लॉ कमीशन जो एक्सपर्ट बॉडी है वो इस बात को कह रही है, और कैसे कह रही है, वो इस बुनियाद पे कह रही है कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को एग्जामिन कर लिया है, ठीक है। यस, एक मिनट एक एग्जाम्पल आ गया। अब ये कहेंगे कि उन्होंने कह दिया कि ये टॉपिक्स हैं उस पे यूनिफॉर्म किया जा सकता है। बेसिकली इनकी जो पिटिशंस हैं वो अलग अलग हेडिंग जो लॉ कमीशन की है उसके बुनियाद पे बिना लॉ कमीशन के बात किए हुए इन्होंने वो ही मांगा है जो लॉ कमीशन ने ऑलरेडी कहा हुआ है। यही इनकी पिटिशंस है।
4 5 6 7 टॉपिक्स उठाए हैं, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह उठाए हैं उन्होंने, लॉ कमीशन ने, और वही चीज अश्वनी जी ने अपनी अलग अलग पिटिशंस में उसको ग्राउंड बनाया। एक मिनट, अब इशू ये आता है। अश्वनी जी मुझे बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि शमशाद साहब ने बात बहुत सही कही है। अब मैं आ रहा हूँ लास्ट वाली बात। अब मसला ये है कि लॉ कमीशन को मैं ये समझता हूँ कि मोटी बात तो उन्होंने कह दिया कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर डिजायरेबल नॉट वर्केबल, ये बात कह दिया, लेकिन ये जो 5-7 हेड्स में बताया कि इस पे यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है। अच्छा, लाई जा सकती है, क्यों नहीं बताया उन्होंने लिख के कि ये कानून है? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हो सकता है ये, लेकिन उनको कुछ ना कुछ लिख के देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उन्होंने ये कह के अपनी बात खत्म कर दी। लॉ कमीशन को ये चाहिए था कि ये बताते कि साहब ये लाई जा सकती है और ये प्रोविजंस है। Yes. तो ये प्रोविजंस क्यों नहीं दिया? आप एक्सपर्ट बॉडी थे, आपको देना चाहिए था, ताकि उससे सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी उसको एग्जामिन करे तो उससे गाइडेड हो और उसको आगे ले जाया जा सके। ठीक है, मैं समझता हूं कि लॉ कमीशन कंप्लीटली उस पे 3 मिनट का मेरे पास समय है। अश्विनी जी, लॉ कमीशन को लेकर जो बात शमशाद साहब ने कही, इनफैक्ट में कहीं ना कहीं लॉ कमीशन का वो विचार भी है। आप जी बिल्कुल, बस 3 मिनट हमारे पास बचे हुए लास्ट। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि न संविधान को मान रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट के 7 बार ऑब्जर्वेशन। ये गलत बात है कि हम संविधान को नहीं मान रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग चैप्टर्स हैं और अलग अलग चैप्टर्स का अलग अलग सैंक्टिटी है और उसका सोसाइटी एट लार्ज एंड पॉलिटिक्स से काफी कनेक्ट है। इसलिए ये मत कहिए कि मैं संविधान को नहीं मान रहा हूँ, ये आपका गलत स्टेटमेंट है मिस्टर उपाध्याय। आप मान रहे, ठीक है, उसको नकार। मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी सीधी सी बात है, लड़के लड़की की शादी की उम्र अलग अलग क्यों होनी चाहिए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी में? उससे डिसाइड नहीं करेंगे, ये कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। ऐसे नहीं, मुझे जरा 2 मिनट अनलिमिटेड दीजिए, पहले बता रहा हूं। लड़के लड़की की शादी की उम्र हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई में अलग अलग क्यों होनी चाहिए? गुजारा भत्ता हिंदू बहन बेटी और मुस्लिम बहन बेटी का अलग अलग क्यों होना चाहिए? ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग अलग क्यों होना चाहिए? एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप, गोद लेने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार अलग अलग क्यों होना चाहिए? ये बात मैं आपको आधे घंटे के डिस्कशन में नहीं बता सकता। आई हैव डिटेल्ड रीजंस फॉर दिस। मैं आपको सारी चीजों पे सेटिस्फाई कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए। आप इस तरह से टॉपिक पे इस तरह इशू को फ्लैग करके इशू को ओपन करके नहीं जा सकते। इसमें आप मुझे वक्त देंगे, मैं आपको पूरी तरह सेटिस्फाई करूंगा। एक सेकंड अश्विनी जी, जो लॉ कमीशन की ब्रीफ रिपोर्ट है, अश्विनी जी, जो लॉ कमीशन की ब्रीफ रिपोर्ट है जिसे शमशाद साहब उठा रहे हैं, उस पर आप अपना ओपिनियन लास्ट दे दीजिए, फाइनल 2 मिनट। लॉ कमीशन का टेन्योर खत्म हो रहा था। लॉ कमीशन ने कहा था कि 5 मुद्दों पे आगे डिस्कशन की जरूरत है, इस पे बातचीत करने की जरूरत है, और वही 5 पहले ने पीआईएल फाइल किया था। और वैसे भी 125 बार संविधान बदल गया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल गया, और सुप्रीम कोर्ट की आत्मा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आज तक लागू नहीं हुआ। 70 साल के बाद नहीं लागू होगा क्या? 700 साल के बाद लागू होगा? आखिर वो टाइम आएगा? सुप्रीम कोर्ट का काम है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है? आप लॉ कमीशन में जाइए, चिट्ठी दीजिए, दीजिए। एक बार सुनिए, मैं बता रहा हूँ। ये दलील आप सुप्रीम कोर्ट में देना, वो आपको सब जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपने विरोध किया, आप वहां जवाब देंगे। बड़ी सीधी सी बात है, वो टाइम कब आएगा? सबके घर में बिजली पहुंच गई, सबके हाथ में मोबाइल आ गया, सब इंटरनेट चला रहे हैं, सब कार चला रहे हैं, सब बाइक चला रहे हैं, अग्नि बन गई, ब्रह्मोस बन गया, मिसाइल बन गई, और यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनेगा। विप्लव जी के सवाल का जवाब नहीं दे रहे। लॉ कमीशन आज है, एक चेयरमैन का टाइम खत्म हुआ था। विप्लव जी के सवाल का जवाब दीजिए। आप 6वीं शताब्दी में क्यों जीना चाहते हो? फिर ये वैसी बात कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। देखिए, इशू को फ्लैग करके मत जाइए। आप सवाल करिए तो उसका जवाब लीजिए। और मैंने अभी तक बहुत सारे सवाल नहीं किए हैं इस प्रोग्राम पे। मैंने आपके सवाल के सिर्फ जवाब दिए हैं। अगर सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप सवाल करके प्रोग्राम खत्म करके चले जाएंगे, लोगों को ये समझ में आएगा कि जो आपने सवाल कर दिया उसका मेरे पास जवाब नहीं था।
शमशाद भाई और फिलहाल जो अंतिम स्थिति है अश्विनी जी, आपके पिता साइकिल से चल रहे थे, आप कार से चल रहे हो, कितना और एडवांस चाहिए आपको? नहीं, एक सेकंड अश्विनी जी, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं, हम सबकी बात कर रहा हूँ, हम सबकी बात कर रहा हूँ। अश्विनी जी ऐसी बातें नहीं होती। एक कॉम्प्लेक्स इश्यू को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस तरह से इशू को कहीं इधर उधर ले जाके और कार और हवाई जहाज पे ले जाके नहीं होगा। एक सोशल इशू डिस्कस कर रहे हैं और उस पर मुद्दे के साथ जवाब होना चाहिए। देखिए घोड़े खच्चर से चलने वाले आज की डेट में एसी ट्रेन में चल रहे हैं, बाकायदा प्लेन से चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए। मेरे पास इस पे ऐसा जवाब है कि फिर आपको ये प्रोग्राम बंद कर देना नहीं, देखिए कर रहे हैं, बदतमीजी है और मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को ले रहा हूँ। मेरे पास और ज्यादा स्ट्रांग वर्ड्स आपको ये वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। आपको ये वर्ड मैं कह रहा हूँ इंडिया इतना बदल गया, आपको थोड़ा सिविलिटी मेंटेन करना चाहिए। पहले रिक्शा चलता था, अब बाकायदा कार चल रही है। जहाँ तागे चलते थे लोग, आज की डेट में कार से चल रहे हैं। चलिए ठीक है सर, अब मुझे 2 मिनट अंतिम ले लीजिए रिमार्क। निश्चित रूप से जो आपने पूरी बहस सुनी, अश्विनी उपाध्याय का अपना सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क है वो निश्चित रूप से 1985 से लेकर 2019 तक जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें कही हैं उसके आधार पर, और शमशाद साहब जो लगातार इन सब पहलुओं को देख रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये काम केंद्र सरकार का है और कहीं ना कहीं कंसेंसस बनने की जरूरत है। हालांकि वो इतने सालों में नहीं बन पाया, ये भी विषय लगातार बना हुआ है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।